नमस्कार। मैं जनवक्ता शिवम गौतम। नए साल की शुरुआत होने से पहले भारत को एक बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। इसको अगर रुपए में देखने की कोशिश करें तो करीब करीब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 400 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। भारत की जीडीपी, अर्थव्यवस्था को जीडीपी के तौर पर मापा जाता है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अभी जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी की है, भारत उस तक पहुंचने में शायद 2.5 से 3 साल का और समय लेगा। यानी 2.5-3 साल के बाद अगर इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था चलती रही तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, जीडीपी क्या होती है, यह भी बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है। और जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का आकलन कैसे होता है, यह भी शायद नहीं पता है। बहुत से लोगों को पता है जीडीपी दरअसल पूरे एक साल के भीतर किसी राष्ट्र के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी एक अनुमानित कीमत होती है। ये वास्तविक कीमत नहीं होती है। मानकर चलिए हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, जिनमें से अगर बच्चों को हटा दिया जाए और ये माना जाए कि उसमें से आधे लोग सेवा करते हैं या उत्पादन करते हैं, उत्पादन में योगदान देते हैं, तो फिर उनके जो आंकड़े हैं, उनकी जो वैल्यू उन्होंने बताई है, जो अर्निंग बताई है, उसके आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि भारत की जीडीपी कितनी है। इसके दूसरे कैलकुलेशन के और तरीके होते हैं कि लोग बैंक में कितना पैसा जमा किया, लोगों ने खर्च कितना किया। पहले ये जो सब कुछ होता था वो चूंकि डिजिटल तरीके से नहीं होता था, ये ज्यादातर कैश में होता था, तो इसका अनुमान उतनी आसानी से नहीं लग पाता था। लेकिन अब ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, वो ऑनलाइन हो गए हैं और इसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था को 7वें, 8वें, 10वें नंबर से चौथे नंबर तक आने में। इसमें एक बड़ी भूमिका जो भारत सरकार ने नोटबंदी की थी और उसके बाद ज्यादातर जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा दिया गया, उसको लेकर तमाम ऐप आए और लोगों ने भी सुविधाजनक मानते हुए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए, उसकी वजह से जो हमारी ग्रे इकोनॉमी कही जाती थी, ग्रे इकोनॉमी का मतलब ये है कि जितना लेन देन सही तरीके से कानूनी तौर पर दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा देश में लेन देन या उत्पादन होता है। हालांकि अभी भी बहुत से लेन देन इस दायरे में नहीं है और इसी वजह से सरकार ये अनुमान लगा रही है कि अभी भी जो ग्रे एरिया बचा हुआ है, अगर वो भी वाइट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा तो आसानी से भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है, जो आकार है, वो $7.5 ट्रिलियन का हो सकता है। अब दूसरी तरफ इसको विकास के एक पैरामीटर के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स में जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ वाले लोग होते हैं या वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करने वाले लोग होते हैं, वो इसको भ्रामक भी कहते हैं। उसकी कई सारी वजह हैं और कई सारे उसमें मिसकंसेप्शन भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये जो अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, जरूरी नहीं है कि लोगों की सुविधाओं में भी उसी के साथ या उसी गति से इजाफा हो रहा हो, बढ़ोतरी हो रही हो। जैसे कि हमारे देश की जो नेट इनकम की जब हम बात करते हैं या पर कैपिटा इनकम की जब बात करते हैं, तो उसमें कई सारे विरोधाभास देखने को मिलते हैं। एक तरफ अंबानी है जिसकी सालाना जो आय है वो हजारों करोड़ रुपए में है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी आंकड़ों में जीरो इनकम पर भी जीवन जी रहे हैं।
इन सब की टोटल इनकम को मिलाकर फिर उसमें से भारत की टोटल जनसंख्या को भाग दिया जाता है और तब आती है भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम। अब इसको अगर दूसरे देश की जो इनकम है या दूसरे देश की जीडीपी है उससे जब आप तुलना करेंगे, देखने में तो कोई देश ज्यादा दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां के लोगों की जो स्थिति है उस नीचे वाले देश से बेहतर हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। अब देखिए, अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेकिन अमेरिकन अर्थव्यवस्था की दूसरी कई सारी हकीकत ऐसी है जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कर्जा किसी देश के ऊपर है तो वो अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका की जितनी जीडीपी है उसका कई गुने से ज्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है। दूसरी अर्थव्यवस्था चाइना की है। चाइना का भी यही हाल है। चाइना की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा उसके ऊपर है। हालांकि भारत के ऊपर भी तमाम विपक्षी पार्टियां हल्ला मचाती हैं कि आपके पास जीडीपी का इतने परसेंट कर्जा हो गया, इतने परसेंट कर्जा हो गया, लेकिन भारत के ऊपर जो विदेशी कर्जा है वो अभी भी जीडीपी से बहुत कम है, जीडीपी के आधे के बराबर लगभग है। और ये कर्जा जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लिया जाता है। कई बार घरेलू तौर पर भी कर्जा लिया जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका के लोगों की पर कैपिटा इनकम अगर आप डॉलर में काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन अगर जो एक अन्य सिस्टम होता है इस तरीके से इकोनॉमी का मेजरमेंट करने के लिए, वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक अमेरिकन एक समय का खाना $20 में खरीद पा रहा है और एक भारतीय उस खाने को आसानी से $1 में खरीद सकता है, तो भारत के व्यक्ति की अगर आय $100 है और अमेरिका के व्यक्ति की जो आय है वो $2000 है, तब भी इसको बराबर ही कहा जाएगा। लेकिन इस चीज पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के सिद्धांत को लागू कर दें तो आज की डेट में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले या दूसरे नंबर पर ही आएगी। अमेरिका में अगर आप एक छोटा सा भी मकान किराए पे लेते हैं तो उसके लिए भी आपको कम से कम 1000 से $1500 चुकाने पड़ते हैं, जबकि भारत के ज्यादातर मेट्रो शहरों में आप मुश्किल से $100 में भी ऐसा कर सकते हैं या $1000 में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है जितना कि अमेरिका में है। तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनका जो वहां परचेजिंग पावर है, उनके जो करेंसी है उसकी कम है, हमारी ज्यादा है। तो इसलिए ये एक केवल अनुमान के तौर पर या फिर तुलनात्मक अध्ययन के लिए सही है। वास्तविकता से इस चीज का बहुत सारा अंतर होता है, बहुत दूरी भी होती है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके लोगों की पर कैपिटा इनकम हो या फिर जीडीपी हो कम दिखाई देती है, लेकिन लोगों के पास जो सुविधाएं हैं, जो वो अगर 8 घंटे काम करके भी वहां बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर देश की पर कैपिटा इनकम कुछ भी हो, जीडीपी कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए एक बड़ी ही आंखें खोलने वाली खबर है जो ये कह रहे थे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर तमाम टैरिफ लगा दिए, भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। दुनिया भर में मंदी देखने को मिल रही थी पिछले 5 सालों से, शेयर मार्केट भी दुनिया भर में क्रैश है। उसके बावजूद अगर भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान 4.51 ट्रिलियन लगाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मनमोहन सरकार के समय से आप तुलना करेंगे तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें पायदान पर थी।
पिछले 10-11 सालों में 10वें पायदान से इसके चौथे पायदान पर आने का मतलब है कि बहुत सारी चीजों में देश में बदलाव हुआ है, देश में विकास हुआ है, देश में प्रगति हुई है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये जो इस तरीके की बातें हैं, या तो उन लोगों को इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है या फिर वो तुलनात्मक चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं, वो चीजों को रिलेट करके नहीं देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 40 सालों में ज्यादातर चीजों की जो कीमत है वो 30 गुने से लेकर 100 गुने तक बढ़ गई है, लेकिन लोगों को कुछ ही चीजों की कीमत नजर आती है। दूसरी तरफ जो साधारण तौर पर मिनिमम वेजेस थी वो भी पिछले 40 सालों में लगभग इतनी ही बढ़ी है, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट्स हो या फिर जो नॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें। अगर आप 40 साल पहले का पता करें तो एक मजदूर को दिहाड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिला करते थे। आज की डेट में एक मजदूर को 500-600 रुपए से लेके 800 रुपए मिलते हैं। तो आप सोचिए कि उसकी आमदनी में भी लगभग 25 गुने का अंतर आया है, 25 से 50 गुने तक का अंतर आ गया है। वो चीज लोगों को दिखाई नहीं देती है। लोगों को यह दिखाई देता है कि दूध पहले 2 रुपए लीटर था, आज दूध 70 रुपए लीटर है, और इस पर भी बात नहीं करते हैं, वो सोने और चांदी पर बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज से 40 साल पहले जो चीजें महंगी थी वो अब बहुत ज्यादा सस्ती होती हुई दिखाई दे रही हैं। उदाहरण के लिए आप एक कार को ले लीजिए। आज से 40 साल पहले जिस कार की कीमत 1 लाख के करीब थी, आज वो कार आपको 6 से 7 लाख में मिल जाती है। वो जो 1 लाख था, अगर आदमी की जो आमदनी को, एवरेज आमदनी को 500 रुपए माना जाए तो 200 गुने पे था, यानी कि 200 महीने की कमाई के बाद एक व्यक्ति कार खरीद सकता था। आज जो मीडियम मिडिल क्लास की आमदनी है वो 30 से 40 हजार है। उस हिसाब से एक व्यक्ति 20 महीने की कमाई से एक कार खरीद सकता है। अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आप कहेंगे कि महंगाई बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। वही जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, इन चीजों से अगर आप उसको जोड़कर देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि वास्तव में भारत सरकार ने, भारत ने महंगाई को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। क्योंकि इन्फ्लेशन का तो रूल होता है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस हिसाब से महंगाई भी बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे देश की व्यवस्थाओं ने उसको, और खासकर ऐसे समय में, अभी पिछले 5 साल से ये न्यूज लगातार आ रहे हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो डूबने वाली है, अमेरिका मंदी में जाने वाला है, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां नुकसान में चल रही हैं, अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है उसकी वजह से वहां की सरकार दबाव में है। उसके बावजूद अगर भारत ग्रोथ कर रहा है, भारत का ग्रोथ रेट हाई है, भारत की जीडीपी बढ़ रही है, तो इसको मामूली उपलब्धि नहीं कहा जा सकता है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में राम राज्य आ गया है। सुधारों की आवश्यकता हमेशा रहती है। जिन क्षेत्रों में सुधार नहीं हुए हैं वहां सुधार करने की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में पैसा खर्च बहुत हो चुका है वहां अब पैसा कम खर्च करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाने की जरूरत है। हमें खैरात बांटना बंद करना पड़ेगा। मूलभूत सुविधाएं देने में हमें अपनी जो शक्ति है, अपना जो संसाधन है, उनको लगाना पड़ेगा।
और इसके लिए एक और बड़ी चीज है कि सरकार को ये जो आर्थिकी है, अर्थशास्त्र है, इसको भी आसान भाषा में हर व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए, जिससे वो इन चीजों को समझ सके और अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50,000 कमा भी रहा है लेकिन उस तरीके से उसको नहीं खर्च कर रहा है जिस तरीके से वो 5,000 कमाता था तब खर्च कर पाता था, तो फिर न तो इसमें सरकार का दोष है न समाज का दोष है, उस व्यक्ति की सोच का दोष है। और वो सोच तभी बदल सकती है जब अर्थशास्त्र की शिक्षा सभी को आसानी से उपलब्ध हो। आप सबको इस उपलब्धि के लिए बधाई, और उन लोगों को ये सलाह कि आप इसको ठीक ढंग से देखिए कि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने से भारत का नाम ही रोशन होता है। कोई बुरी बात नहीं है, इसको स्वीकार अगर कर लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है, क्योंकि ये उपलब्धि सरकार की नहीं है, ये भारत के लोगों की उपलब्धि है, ये भारत के 150 करोड़ नागरिकों की उपलब्धि है। इसे आप इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहते क्योंकि मोदी की सरकार है। अरे मोदी की सरकार अभी है, बाद में रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भारत के नागरिक तो हमेशा रहेंगे। तो इसलिए भारत के नागरिकों की इस उपलब्धि पर आंसू बहाने की बजाय इसकी खुशियां मनाइए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।